अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर की सीरीज़ का पहला लेक्चर है और आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टिचोमेट्री से अपने कोर्स का स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि स्टिचोमेट्री वर्ड के मायने क्या होते हैं। ठीक है, देखिए स्टिचोमेट्री का जो वर्ड है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है स्टिचियन और दूसरा जो वर्ड है वो है मेट्री। स्टिचियन वर्ड के मायने होते हैं बेसिकली एलिमेंट के और मेट्री कहते हैं मेजरमेंट को। तो अब फॉर्मल डेफिनेशन स्टिचोमेट्री की केमिस्ट्री के अंदर क्या है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि स्टिचियन वर्ड के मायने एलिमेंट के हैं और मेट्री के मायने क्या है, मेजरमेंट के हैं, लेकिन एक फॉर्मल डेफिनेशन भी है हमारे पास स्टिचोमेट्री की केमिस्ट्री में। तो स्टिचोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है पहली बात, और इस ब्रांच के अंदर हम बेसिकली करते ही हैं कि हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मौजूद होती है और उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से हम अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन है, फ़र्ज़ कर लेते हैं अमोनिया की ऑक्सीडेशन है। तो अमोनिया जब ऑक्सीडाइज होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में वाटर बनाती है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। मैंने तेज़ी से बैलेंस कर दी है, बैलेंसिंग आप लोगों ने 9th क्लास वगैरह के अंदर पढ़ी होगी। बहरहाल तो अब हमारे पास अभी ये एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन का मामला ये है कि ये इक्वेशन जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। किसी भी केमिकल इक्वेशन की बेटा हमेशा याद रखना कि ना दो साइड्स होती है। ठीक है, कितनी साइड्स होती हैं? दो साइड्स होती हैं। ये वाली साइड केमिकल इक्वेशन की कहलाती है रिएक्टेंट वाली साइड और ये वाली साइड जो केमिकल इक्वेशन की है ये कहलाती है प्रोडक्ट वाली साइड। ठीक है, ये छोटी बातें आप लोगों ने पहली क्लासेस के अंदर भी पढ़ी होंगी। अब अगर मैं आपको रिएक्टेंट की अमाउंट दे दूं, इसकी अमाउंट गिवन कर दूं और फिर आपसे बोलूं कि मुझे प्रोडक्ट की अमाउंट क्या करो, अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड, इसकी अमाउंट आप कैलकुलेट करके दे दो, सही है, या इसका वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब ये अननोन हो और ये गिवन हो आपको, या एक रिएक्टेंट देकर दूसरा रिएक्टेंट पूछ लूं, या एक रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछ लूं, या प्रोडक्ट की मिकदार देकर रिएक्टेंट पूछ लूं, या ये पूछूं कि भाई एक प्रोडक्ट दे दिया मैंने आपको, बताइए उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट कितना पैदा होगा। तो इस टाइप की जब कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बुनियाद पर, दोबारा से बता दे रहा हूँ कि आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है। अब उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है और मैं आपसे प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करवा रहा हूँ, या मैंने आपको प्रोडक्ट की अमाउंट दे दी और मैं आपसे रिएक्टेंट की अमाउंट कैलकुलेट करवा रहा हूँ, या एक रिएक्टेंट देकर मैं आपसे दूसरा रिएक्टेंट पूछ रहा हूँ। यानी मैं आपको ये बोलूँ कि भाई बताओ 50 ग्राम अमोनिया को रिएक्शन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, या मैं बोलूँ कि 50 ग्राम ऑक्सीजन 50 ग्राम अमोनिया अगर ऑक्सीडाइज होगी तो बताएं नाइट्रिक ऑक्साइड कितना ग्राम पैदा होगा। या मैं ये कह दूं कि अगर मुझे 50 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए मुझे अमोनिया की कितनी ज़रूरत होगी, अमोनिया के कितने ग्राम चाहिए होंगे। तो अब आपको समझ में आ रही है ना बात कि अगर आपको मैं रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछ लूं या प्रोडक्ट की अमाउंट देकर रिएक्टेंट पूछने लगूं, या एक रिएक्टेंट देकर दूसरा रिएक्टेंट पूछूं, या एक प्रोडक्ट देकर दूसरा प्रोडक्ट पूछूं, एक प्रोडक्ट देकर दूसरा प्रोडक्ट पूछने का मतलब ये है कि मैं आपसे कहूँ कि अमोनिया ऑक्सीडाइज हो गया, उसने नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनाया, तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो 48 ग्राम बना है तो बताएं उसके साथ वाटर कितना ग्राम बना हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है ना एक प्रोडक्ट देकर दूसरा प्रोडक्ट पूछने का क्या मतलब है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मैं आपसे ये बात कहता हूँ ना कि इसकी अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट का क्या मतलब होता है? अमाउंट का मतलब केमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ों से लिया जाता है। या तो अमाउंट का मतलब मास होता है, या अमाउंट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। समझ रहे हैं बात को? अमाउंट का मतलब या तो मास हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है। अब मैं इसकी एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप आलू खरीदने के लिए जाते हैं सब्जी की दुकान पर, तो वहाँ पर जाकर जो आलू परचेज करते हैं वो किलोग्राम के अंदर परचेज करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदने के लिए बोलूँगा कि मैं आपसे बोलूँ भाई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदो, जंबो खरीद लो, तो जंबो बॉटल जो आप खरीदते हैं वो किलोग्राम के अंदर बेटा नहीं होता, बल्कि वो लीटर के अंदर होता है और लीटर वॉल्यूम का यूनिट है। तो कुछ चीज़ें दुनिया में
किस में नपती हैं? बोलो, मास के अंदर नपती हैं, किलोग्राम के अंदर नपती हैं, और कुछ चीज़ें दुनिया के अंदर किस में नपती हैं? वॉल्यूम में या लीटर के अंदर नपती हैं। बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? आप ऑयल परचेज करके लाते हैं, लीटर में होता है। दूध परचेज करके लाते हैं, लीटर में होता है। तो कुछ चीज़ें वॉल्यूम में नप रही हैं और कुछ चीज़ें किस में नप रही हैं? क्या नाम है? मास में नप रही है। दूध आप लीटर में ला रहे हैं, वॉल्यूम में, लेकिन दही आप किलोग्राम के हिसाब से लाते हैं, ये मास हो गया। तो अगर आपका बहरहाल अमाउंट के अंदर मास और वॉल्यूम दोनों शामिल है, तो स्टीचियोमेट्री की डेफिनेशन अब बताओ क्या बनी? स्टीचियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जरूर बैलेंस होनी चाहिए। अगर स्टीचियोमेट्री के न्यूमेरिकल हम आगे चलकर आपको करवाएंगे भी, अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। सिंपल सी बात दोबारा से मैं बता दे रहा हूं कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए अगर आप प्रोडक्ट की अमाउंट आपको पता हो और आप रिएक्टेंट की अमाउंट निकालने लग जाएं, या रिएक्टेंट की अमाउंट आपको पता हो और आप प्रोडक्ट की अमाउंट निकालने लगे, या एक रिएक्टेंट से दूसरा रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट निकालने लगे, और अमाउंट का मतलब मैंने समझा दिया मास और वॉल्यूम है, तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? स्टीचियोमेट्री कहा जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब स्टीचियोमेट्री कि जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं बेटा, तो स्टीचियोमेट्री की कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें कुछ बातों को दिमाग में रखना है, और वो बातें क्या हैं कि स्टीचियोमेट्री से रिलेटेड हमारे पास दो अजम्पशंस हैं। क्या हैं? दो अजम्पशंस हैं। अब ये स्टीचियोमेट्री के अजम्पशंस क्या हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, फिर समझा देता हूं आपको स्टीचियोमेट्री के अंदर हम अजम्पशंस क्या लेकर चलते हैं। स्टीचियोमेट्री की जब भी कैलकुलेशन होती है या कोई भी न्यूमेरिकल आप स्टीचियोमेट्री से रिलेटेड परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर पहली अजम्पशन तो आप ये करते हैं, अजम्पशंस ऑफ स्टीचियोमेट्री। तो देखो, जब भी स्टीचियोमेट्री को यूज करते हुए कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो पहली अजम्पशन, दो अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन ये है कि ऑल रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और दूसरी अजम्पशन ये होती है कि कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बना, नो बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये दो अजम्पशंस आपको लेकर चलनी पड़ती हैं स्टीचियोमेट्री के अंदर। पहली अजम्पशन क्या है? जितना रिएक्टेंट था, यानी अगर सवाल में लिखा हुआ है कि 12 ग्राम, देखो एक एग्जाम्पल से इसको मैं समझाता हूँ। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि कोयला यानी कार्बन अगर जलता है तो वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की फॉर्म में होती है। तो अब अगर मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 50 ग्राम कार्बन थी और मैंने उसको जलाया, तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम पैदा होगी? तो पहली अजम्पशन जो आप लोग करोगे वो ये करोगे कि सर ने जो न्यूमेरिकल के अंदर कार्बन का अमाउंट दिया हुआ है, यानी 50 ग्राम दिया हुआ है, ये पूरा 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। आजकल अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, आपने बारबेक्यू पार्टी वगैरह करी होगी, तो बारबेक्यू पार्टी में आप कोयले को जब जलाते हैं तो सारा कोयला थोड़ी कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, बल्कि कोयले को जब आप हटाते हैं, बाद में राख हटाते हैं, तो नीचे से अनबर्न्ड कोल भी निकलता है, ऐसा कोयला जो जलने से बच गया होता। लेकिन बहरहाल स्टीचियोमेट्री की कैलकुलेशन के अंदर अगर आपको कोई बोलेगा तो आपने एज्यूम कर लेना है कि भाई न्यूमेरिकल के अंदर 50 ग्राम कार्बन दिया हुआ था, तो सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। आपको ये नहीं सोचना कि यार हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। तो ये पहली अजम्पशन हो गई कि जितना भी रिएक्टेंट है वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। दूसरी अजम्पशन क्या है कि कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अब पहली बात तो है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है। अगर नहीं आइडिया तो मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिए। बाई प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट के अलावा जो चीज़ बनती है ना, उसको कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? बाई प्रोडक्ट क्या है? एक चीज़ है जो आपको डिजायर्ड थी, यानी आप चाहते थे कि ये चीज़ बने। मिसाल के तौर से कोयले को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप प्रिपेयर करना चाह रहे थे, लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट के अलावा या डिजायर्ड प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसकी हमको ख्वाहिश हो, तो उसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट साथ में बन जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, लेकिन ये क्या है? ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि बाई प्रोडक्ट है। मिसाल इसकी मैं एक और भी आपको दे देता हूँ कि आपने सीमेंट बनाने की फैक्ट्री लगाई, तो सीमेंट बनाने की फैक्ट्री के अंदर क्या होगा? धुआं भी पैदा होगा। तो धुआं बनाने के लिए आपने फैक्ट्री लगाई थी? नहीं, लेकिन धुआं आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट है। तो बाई प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कहा जाता है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट या जो चाह रहे होते हैं हम प्रोडक्ट, उसके अलावा पैदा हो रहा होता है।
लेकिन ये अमाउंट में नॉर्मली कम होता है आमतौर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रिपेयर हो रही है, ये बाई प्रोडक्ट है और हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, नो बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, यानी हम एज्यूम करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनी ही नहीं थी, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। क्योंकि अगर ये दो अजम्पशंस आपने नहीं लेकर चले तो फिर आपके लिए कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो अजम्पशन आपने हर हाल में रखनी है। तो ये दो बातें हो गई किसकी, स्टीचोमेट्री की और स्टीचोमेट्री से रिलेटेड अजम्पशंस की। अब हम बात करते हैं कि स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशंस कितनी तरह की होती हैं। तो स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशंस बेटा जो होती हैं हमारे पास, ये 3 मेजर टाइप्स की हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की हैं, 3 मेजर टाइप्स की स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस ऑफ स्टीचोमेट्री, पहली जो स्टीचोमेट्री की कैलकुलेशन होती है या रिलेशनशिप होती है, ये कहलाती है मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। दूसरी वाली जो स्टीचोमेट्री कैलकुलेशन है ये कहलाती है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और थर्ड जो कैलकुलेशन की टाइप है ये कहलाती है वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये 3 तरह की आपके पास स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। पहली जो कैलकुलेशन है आपके पास मास मास रिलेशनशिप, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा ये होता है कि एक एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ, इससे आपको बात समझ में आएगी। मैंने आपसे कहा कि भाई 50 ग्राम कोयला जला, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम पैदा हुई होगी। तो अब देखो इसमें मैंने तुमको मास दिया था, मास गिवन था और मास ही तुम्हें क्या था, रिक्वायर्ड था। तो इस टाइप की कैलकुलेशन जिसमें मास दिया हुआ और मास ही निकालना हुई मास मास रिलेशनशिप कहलाती है। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता था ना कि भाई 50 ग्राम मैंने तुम्हें कार्बन दिया, कार्बन जला, 50 ग्राम कार्बन जलने के बाद ये बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना लीटर, लीटर के लिए बेटा एक वर्ड और भी होता है डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब। डीएम क्यूब और लीटर सेम ही चीज़ है, यानी आप दुकान पर जाकर 1 लीटर की जो बॉटल परचेज कर रहे हैं, 1.5 लीटर की बॉटल परचेज कर रहे हैं, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि मुझे 1.5 डेसीमीटर क्यूब की बॉटल दे दो, एक ही बात है। 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब सेम होता है। खैर बहरहाल और दोनों वॉल्यूम के लिए यूज होते हैं। तो अगर मैं तुम लोगों से बोलता कि बताओ 50 ग्राम कार्बन मुझे जलाई मैंने, तो बताओ उससे कितना लीटर या डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होगा। तो मैंने तुम्हें वॉल्यूम दिया है, सॉरी मैंने तुम्हें मास दिया है, लेकिन वॉल्यूम मैं तुमसे मांग रहा हूं, रिक्वायर्ड है। तो ये वाली रिलेशनशिप क्या कहलाएगी, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाएगी। और थर्ड जो रिलेशनशिप है उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछा जाता है। इसकी भी एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करती है तो अमोनिया गैस बनाती है, सही है। तो अब मैंने तुमको ये कहा कि भाई मेरे पास 50 लीटर या 50 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस थी, तो बताओ इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो कितना लीटर या कितना डेसीमीटर क्यूब अमोनिया गैस बनेगी। तो ये वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कितनी तरह की कैलकुलेशन स्टीचोमेट्री में परफॉर्म होती हैं, तो 3 तरह की हमारे पास कैलकुलेशन स्टीचोमेट्री के अंदर परफॉर्म हो गई। कौन सी 3 तरह की, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और फिर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मास देकर अगर आपसे मास पूछा जाएगा तो मास मास रिलेशनशिप होगी, मास देकर वॉल्यूम पूछेंगे तो मास वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो फिर ये वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अब हम आगे मूव करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चले जाते हैं। देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस करने से पहले आपको बहुत बेहतर आइडिया होना चाहिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का केमिस्ट्री के, जो आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़े हैं। बहरहाल अगर याद नहीं है, वैसे यहाँ पर हमको उनको सही तरीके से दोबारा देखना है। और उनमें पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है मोल का, ठीक है, जिसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे जो मोल वर्ड है, मोल वर्ड के मायने होते हैं पाइल के, पाइल माने ढेर, ठीक है। मोल वर्ड के क्या मायने होते हैं, मोल वर्ड के मायने होते हैं पाइल के या ढेर के मायने में आता है। तो अब हम मोल को डिफाइन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है मोल की, और आपने पहले भी शायद पढ़ी हो, अगर नहीं भी याद है तो कोई मसला नहीं है, अब आप उसको देख लीजिए। देखिए मोल को डिफाइन कई तरीकों से किया जाता है। तो पहली डेफिनेशन देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। डेफिनेशन नंबर 1, हम सब जानते हैं 9th केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है। क्या होता है एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट।
और हम ये भी जानते हैं कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स। और आयोनिक कंपाउंड के लिए बेटा जो वर्ड सही यूज होता है वो फॉर्मूला मास होता है, फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अगर आप इनको एटॉमिक मास एलिमेंट का, वैसे ये सारे जो मासेस होते हैं शायद आपको याद हो, आप इनको AMU में रिप्रेजेंट करते थे 9th क्लास में। AMU क्या होता था? एटॉमिक मास यूनिट। ये एक स्पेशल यूनिट है जो एटम के मासेस को नापने के लिए बनाया गया था। और शायद आपको याद हो कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता था 1 AMU जो होता था, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता था। ठीक है, बहरहाल मैं नहीं कह रहा कि आप एटॉमिक मास को MU में लिखें, मॉलिक्यूलर मास को MU में लिखें या फॉर्मूला मास को MU में लिखें। वैसे नॉर्मली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है AMU के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने क्या करना है, आपने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का, मिसाल के तौर से कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 AMU। इसी तरह कंपाउंड कोई ले लो बेटा, ले लेते हैं मिसाल के तौर से पानी H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। इसी तरह कोई आयोनिक कंपाउंड ले लो, NaCl ले लें, NaCl आयोनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला मास आप कैलकुलेट करेंगे 58.5 आएगा। ठीक है, तो आपने इनके यूनिट्स को AMU के बजाय ग्राम में लिख देना है। किसमें लिख देना है? ग्राम में। जब आप कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU के बजाय 12 ग्राम लिखने लगेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आपने एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह जब आप पानी के मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिखने के बजाय ग्राम में लिखने लगेंगे तो फिर भी मैं क्या बोलूँगा कि आपने जो है वो इसको मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दिया। या इसी तरह से नमक के, NaCl के, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला मास को आपने AMU के बजाय ग्राम में लिख दिया। जब आप ये ग्राम में कैलकुलेशन करने लगते हैं तो अब ये 12 ग्राम कार्बन जो है ये कार्बन का 1 मोल कहलाएगी, 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह पानी का जो 18 ग्राम है ये 1 मोल ऑफ वाटर कहलाएगा। इसी तरीके से जो NaCl का 58.5 ग्राम है ये इसका 1 मोल कहलाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है? तो आपने एलिमेंट के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को और आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को अगर आपने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो ये चीज़ 1 मोल कहलाती है। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? ये एक डेफिनेशन है किसकी? मोल की। अब मोल की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, उस पर भी हम आ जाते हैं। ठीक है ना, फिर मैं इन तीनों डेफिनेशन से रिलेटेड फॉर्मूले आपके सामने रख दूंगा। अब मैं सेकंड डेफिनेशन के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, ये भी मोल ही की डेफिनेशन है और डेफिनेशन नंबर 2 है बेसिकली। अब इसको डिफाइन करते हैं। आप लोगों सब ने अंडे खरीदे होंगे और अंडे आप खरीदते हैं डजन्स में, दर्जन में। एक दर्जन के अंदर कितने अंडे आते हैं? 12 अंडे आते हैं। तो चाहे आप 1 दर्जन अंडे ले लें, चाहे आप 1 दर्जन ऑरेंजेस ले लें, चाहे आप 1 दर्जन कोई और बनानास ले लें, मर्जी आपकी, 12 ही का फिगर आपको मिलेगा। तो अब जो कैलकुलेशन हम नंबर ऑफ मोल की करने आ रहे हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर करने आ रहे हैं। देखो एक बात को मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी बात। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कार्बन की। कार्बन बेटा एक एलिमेंट है ना, और एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं हम सब जानते हैं? एटम्स। इसी तरीके से वाटर था, वाटर एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। चलो अभी सिंपल कंपाउंड लिख देते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास NaCl था, सोडियम क्लोराइड, ये कैसा कंपाउंड है? ये आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। आयोनिक कंपाउंड के लिए जो सही वर्ड यूज होता है वो यूज होता है फॉर्मूला यूनिट्स का। समझ रहे हो बात को? एलिमेंट होगा तो उसके अंदर एटम्स होंगे, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल होंगे, आयोनिक कंपाउंड होगा तो फॉर्मूला यूनिट होंगे। अब आपने करना ये है कि आपने क्या करना है, किन साहब ने ये काम ऑलरेडी करा हुआ है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एमिडियो एवोगाड्रो। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रांसिस का ताल्लुक था। इन साहब ने थ्योरेटिकली एक नंबर कैलकुलेट किया था। जैसे 1 दर्जन के अंदर 12 आते हैं, इसी तरह से इन साहब ने थ्योरेटिकली एक नंबर कैलकुलेट करा और वो नंबर आज तक कैलकुलेशंस के थ्रू सही साबित हो रहा है। और उन्होंने ये बताया हमें कि अगर आप कार्बन जैसे है ना, तो कार्बन के अंदर मैंने आपको बताया क्या है? एटम्स है। तो आप कार्बन के कितने एटम्स ले लें? 6.023
इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स ले लें, या फिर अगर आपके पास वाटर है तो आप उसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लें, इतने ही ले लें। एटम नहीं लिखेगा, क्या लिखेंगे आप लोग, मॉलिक्यूल्स। या आपके पास आयोनिक कंपाउंड है तो इसके भी आप कितने ले लें, 6.02 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ले लें। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक दर्जन के अंदर 12 लेते हैं ना, इसी तरीके से एलिमेंट में कितने आपको एटम्स लेने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। सब यही है। ये जो फिक्स्ड नंबर है ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा है जिस तरह से दर्जन के अंदर या डजन के अंदर 12 का फिगर बिहेव कर रहा है। तो कभी भी तुम किसी भी चीज का एक मोल लोगे तो एक मोल के अंदर तुम्हें पार्टिकल्स की तादाद कितनी मिलेगी, हमेशा पार्टिकल। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एटम्स हैं, इसमें मॉलिक्यूल है, इसके अंदर फॉर्मूला यूनिट है, तो फिर प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो जाएगी कि मैं अलग अलग टर्म्स बोलनी पड़ेंगी मुझे। तो भाई मैंने एक सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया पार्टिकल। पार्टिकल के अंदर एटम भी आ जाएगा, आयंस भी आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, फॉर्मूला यूनिट्स भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का एक मोल लेना है तो आपको, अगर वो चीज़ एलिमेंट है तो उसके कितने एटम्स लेने होंगे, 6.023 10⁻23। अगर वो कंपाउंड है तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो उसके कितने फॉर्मूला यूनिट्स लेने पड़ेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये वाली जो मोल की डेफिनेशन है ये काउंटिंग की बेस पर है। वैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपने या एमिडियो एवोगाड्रो ने इस नंबर को कभी भी काउंट नहीं करा है। उसकी वजह मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इतना बड़ा नंबर है कि फर्ज करें आपके पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस हो और आप एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, एक सेकंड के अंदर 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और आपके बैंक बैलेंस में इतने पैसे पड़े हुए हैं। कितने पैसे, 6.023 10⁻23। तो आपको पता है आपको 19 बिलियन ईयर यानी 19 अरब साल लग जाएंगे इस अमाउंट को स्पेंड करने के लिए। स्पेंड आप किस रेट पर कर रहे हैं, देखा आपने किस रेट पे कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर 10 लाख रुपए। तो फिर भी आपको 19 अरब साल लग जाएंगे इस अमाउंट को ख़त्म करने के लिए। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है। तो एमिडियो एवोगाड्रो ने भी इसको काउंट नहीं करा था बल्कि इसने इसको कैलकुलेट करा था। इसकी कैलकुलेशन मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन बहरहाल अभी हमारा स्कोप नहीं है। कभी इंशाल्लाह ताला बाद में टाइम मिला तो ये वाली कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे। ये दूसरी बेटा डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को या आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को ग्राम में लिख दें AMU के बजाय, तो उसका एक मोल हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन पार्टिकल की तादाद की बुनियाद पर है। तो अब इससे एक बात सामने और आती है बेटा, वो पता है क्या, दोनों डेफिनेशनों को थोड़ा सा कंबाइन करके सोचें। आइए सोचते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँगा कि बताओ एक मोल कार्बन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 12 ग्राम कार्बन होती है, या फिर 6.023 10⁻23 कार्बन के क्या होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि भाई एक मोल मुझे पानी का बता दो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें 18 ग्राम पानी आ जाएगा, या फिर आप ये कह लें 6.023 इंटू 10⁻23 इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँगा कि एक मोल आपके पास NaCl है, तो बताओ इसके अंदर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 58.5 ग्राम NaCl होगा ये, या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 इसमें NaCl के फॉर्मूला यूनिट्स होंगे आपके पास। अब आप इस बात में गौर करें कि जो पार्टिकल्स की तादाद है उस वाइज तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। देखिए इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद, इसमें पार्टिकल की तादाद और इसमें पार्टिकल की तादाद क्या है, सेम है। लेकिन जो मास वाइज है, मास वाइज ये डिफरेंट है। और ये लॉजिकल बात भी है। आपको सोचिए एक दर्जन अगर आप केले खरीद कर लाएं, या एक दर्जन आपके पास अंडे हों, या एक दर्जन आपके पास ऑरेंजेस हों, तो वो तादाद में तो 12 ही होंगे, लेकिन उनका क्या चीज़ अलग अलग होगी, उन सबका मास अलग अलग होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये जो हमारे पास नंबर है ना, ये फिक्स्ड नंबर एवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है ये, एवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। बहुत सारे लोग इसको, मेजॉरिटी लोग इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N, और सब स्क्रिप्ट के अंदर A लिखना है या फिर L, लेकिन L की रिप्रेजेंटेशन आपके कोर्स के अंदर नहीं है, तो आपको यही वाली रिप्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक तीसरी डेफिनेशन और है नंबर ऑफ मोल्स की, उसको भी मैं लिख लेता हूँ, फिर
हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, इसके जो फॉर्मूलाज हैं नंबर ऑफ मोल्स के, हम उन पर चले जाएंगे, ठीक है। तीसरी जो डेफिनेशन एक और है वो ये है कि उस डेफिनेशन को भी पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए एसटीपी का। एसटीपी बेसिकली कहलाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं किसको? एसटीपी को कहते हैं। अब एसटीपी होता बेसिकली क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब बेटा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर जिसको 760 टॉर भी कहा जाता है। बहरहाल आप ये याद रख लें अभी तो काफ़ी है, आगे चलकर हम ये एटमॉस्फेयर और टॉर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे गैशियस स्टेट वाले चैप्टर में। बहरहाल तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या चीज़ है? आप किसी भी गैस का ना 1 मोल ले लो, कोई भी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस ले लें, अगर वो गैस एसटीपी पर है, एसटीपी का मतलब कि उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो इन वैल्यूज के ऊपर चल रहा है, तो वो गैस याद रखिएगा कितनी जगह घेरती है? हमेशा 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम घेरती है। तो अगर तुम्हारे पास याद रहे, ये जो डेफिनेशन नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूं, ये नंबर ऑफ मोल की वो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नंबर 3 नंबर ऑफ मोल की वो डेफिनेशन है जो सिर्फ गैसेस के ऊपर अप्लाई होती है, गैसेस के अलावा किसी पर अप्लाई नहीं होगी ये वाली डेफिनेशन। समझ रहे हो बात को? तो किसी भी गैस का अगर आप देख रहे हो वॉल्यूम कितना हो रहा है, 22.4 हो रहा है, तो समझ जाओ उस गैस का नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 मोल है। तो ये थर्ड डेफिनेशन थी। पहली डेफिनेशन क्या निकली थी हमारी? पहली डेफिनेशन ये थी कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट हो तो उसका एटॉमिक मास, या कोई कंपाउंड हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास, और कोई आयोनिक कंपाउंड हो तो उसका फॉर्मूला मास ग्राम में लिख दिया जाए। दूसरी डेफिनेशन एवोगाड्रो नंबर जितनी थी कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद 6.023 × 10⁻23 है। और तीसरी डेफिनेशन ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी गैस है एसटीपी पे और वो कितनी जगह घेर रही है, वॉल्यूम उसका 22.4 लीटर है, इट मीन्स कि वो गैस 1 मोल अमाउंट की है। अगर 44.8 है तो ऑब्वियसली 2 मोल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे।